हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क बनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सुमित आज मैं लेके आया हूँ 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पीय पादप में लैंगिक जन्म। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वही स्त्री केसर के बारे में, यानी ज्यान के बारे में। ज्यान होता क्या है, अब एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम अगर स्त्री केसर की परिभाषा के रूप में अगर जाने कि स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो स्त्री केसर का मतलब होता है बाबू पुष्प के जो मादा जनन अंग होते हैं, यानी पुष्प के मादा भाग को हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। यानी पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, पुष्प में जितने भी स्त्री केसर होते हैं वह सम्मिलित रूप से जयान कहलाते हैं। वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं बाबू? जयान कहलाते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। जो सबसे पहला भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वह होता है वर्तिकाग्र, दूसरी जो भाग होती है वह होती है वर्तिका, और तीसरा जो होता है वह होता है अंडाशय। यानी एक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र की अगर बात करें तो एक पुष्प के अगर एक स्त्री केसर के लेते हैं तो सबसे ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, उसको हम लोग वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। और एक नली जैसी जो उसके नीचे एक नली जुड़ी रहती है उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और एक नीचे की तरफ गोल संरचना होती है जिसको अंडाशय के नाम से जानते हैं। चलिए हम एक संरचना बना करके आपको अलग अलग चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे इसको। ये एक स्त्री केसर का आपका संरचना है। ये जो ऊपर वाली जो यहां पे जो संरचना लगी होती है इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये जो संरचना है नली के रूप में जो है इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। और ये जो गोल वाला जो भाग है इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। अब ध्यान देंगे बाबू, एक अंडाशय के अंदर यानी ये भाग में अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड होते हैं, और उसी बीजांड के अंदर जो एक सेल होते हैं यानी अंड कोशिका जो होती है वो इसी बीजांड के अंदर होती है। अब हम लोग को जानना होगा कि ये बीजांड क्या होते हैं, बीजांड की संरचना क्या होती है, और इसके अंदर जो होते हैं एक सेल का निर्माण कैसे होते हैं। हम एक एक बिंदु पर हम इसकी चर्चा करेंगे, आपको एक एक करके ध्यान देंगे इसको। अभी तक हमने आपको बताया कि स्त्री केसर क्या होता है, तो पुष्प के जो मादा जनन भाग मादा भाग होते हैं, यानी जो पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। फर्स्ट जो भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, सेकंड जो भाग होता है वर्तिका होती है, और थर्ड जो होता है वो आपका अंडाशय होता है। इस जैसा कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया, इसी वर्तिका यही अंडाशय के अंदर यही अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं, और बीजांड के अंदर ही अंड कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम लोग मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बीजांड की संरचना कैसी होती है और कैसे इसके अंदर जो मादा युग्मक होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए हम आपको एक एक करके आपको बताते हैं।
सबसे पहले हम लोग एक बीजांड का आकृति बनाएंगे और हम लोग जानेंगे, यानी ये जो छोटे छोटे भाग थे यहां पे हम लोग ध्यान देंगे। यहां पे एक इस तरीके से हम रहने देते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगा। ये जो होती है वर्तिकाग्र होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ये जो होती है वर्तिका होती है और ये जो होता है आपका अंडाशय होता है। अब हम एक एक चीज को बड़ा करके जूम करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक बीजांड की रचना करेंगे। ये अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। ये बीजांड की संरचना किस प्रकार से होती है, कैसे बीजांड बनते हैं, हम एक एक करके इस चीज को समझेंगे। तो हम सबसे पहले एक बीजांड की संरचना करते हैं। ये जो भाग है, ये जो रचना है, इसको हम बीजांड बोलते हैं, बीजांड। अब चलिए हम बीजांड की एक संरचना करते हैं। यहां पे ध्यान देंगे इस चीज को। ये जो मैं आकृति बना रहा हूं, ये आपका बीजांड की आकृति है। ये बीजांड की संरचना के बारे में हम एक एक करके इसको ध्यान देंगे। अब इसकी संरचना में जानेंगे कि यहां पे कौन कौन सी चीजें होती हैं और कैसे होती हैं। इस प्रकार से संरचना होती है बीजांड की। देखिए, ये जो बीजांड का जो ये ऊपर वाला भाग है, ये निभाग कहलाता है। ये जो बीजांड का जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या कहलाता है बाबू, निभाग कहलाता है। ठीक है। ये जो भाग है इसको बीजांड काय बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। ठीक है। उसके नीचे ये जो है इसको अध्यावरण बोलते हैं, अध्यावरण। ये दो प्रकार के होते हैं। अध्यावरण में दो प्रकार के होते हैं। ये होता है अंतःआवरण और बाह्यावरण। अंतःआवरण और बाह्यावरण।
ये जो बाहरी का जो भित्ति है वो बाह्य आवरण कहलाती है, और अंदर का आवरण, अंदर की भित्ति अंतः आवरण कहलाती है। अब ये जो भाग है अध्यावरण हो गया। इसके बाद यहां पे जो ये 3 कोशिका देखी जाती है, ये 3 कोशिका को प्रतिव्यसांत कोशिका बोलते हैं, प्रतिव्यसांत कोशिका बोलते हैं। इसको कहीं कहीं पे प्रतिमुख कोशिका के भी नाम से जाना जाता है। ये जो भाग है प्रतिव्यसांत कोशिका के नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। ये जो खाली यहां पे जो ब्लैंक जगह है इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ये जो भाग है ये नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अंड समुच्चय, अंड समुच्चय कोशिका, अंड समुच्चय कोशिका, अंड समुच्चय कोशिका। ये 3 जो कोशिका है इसको अंड समुच्चय कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिका है इसमें से 2 कोशिका, ये दोनों किनारे वाली जो कोशिका होती है, ये कोशिका जो कही जाती है वह बोली जाती है सहायक कोशिका, और ये जो कोशिका है वह कहा जाती है अंड कोशिका, अंड कोशिका। ये जो मुख है इसको बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। और ये जो अब जिससे ये मतलब स्त्री केसर से जुड़े होते हैं, अंडाशय से जो जुड़े होते हैं बीजांड, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड वृत्त, बीजांड सॉरी बीजांड वृत्त। अब ध्यान देंगे इस चीज को एक एक करके। बाबू एक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, एक होती है वर्तिकाग्र, एक होती है वर्तिका और एक होती है अंडाशय। अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। मैंने एक बीजांड के अंदर ऐसी रचना होती है, ऐसे एक बीजांड की संरचना होती है जिसमें ऊपर वाला भाग जो होता है निभाग कहलाता है, ठीक उसके विपरीत वाला नीचे जो मुख खुला है उसको बीजांड द्वार कहते हैं। ये जो भाग है ये आपका बीजांड काय कहलाता है। ये जो है भाग ये अध्यावरण यानी अंतःवरण बाह्यावरण उसको कह लीजिए। ये ऊपर जो 3 कोशिका देखी जाती है इसको प्रतिव्यसांत कोशिका, कहीं कहीं पे इसको प्रतिमुख कोशिका भी नाम से भी जाना जाता है। यह जो बीच में जो 2 कोशिकाएं हैं इन दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, द्वितीयक, द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। यहां जो खाली जगह है इसको भ्रूण कोश के भी नाम से जानते हैं। ये नीचे जो 3 कोशिका है इसको अंड समुच्चय कोशिका बोलते हैं, जिसमें से 2 कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है और एक जो कोशिका है वह आपकी अंड कोशिका कहलाती है। ये नीचे का खुला हुआ भाग बीजांड द्वार कहलाता है और ये जिससे स्त्री केसर से जुड़ा रहता है उसको बीजांड वृत्त कहते हैं। ये हो गया आपका बीजांड का एक संरचना। अगर हम लोग बीजांड की संरचना के बारे में जानेंगे कि बीजांड की संरचना कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो हम एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम बीजांड के अगर इसको लिखे हैं ऐसे, तो बीजांड की संरचना के बारे में, संरचना के बारे में, बीजांड में क्या क्या होता है और किस प्रकार से होता है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो बीजांड एक छोटी सी रचना होती है। बीजांड एक छोटी सी रचना होती है जो बीजांड वृत्त द्वारा, बीजांड वृत्त द्वारा स्त्री केसर से जुड़ी होती है, स्त्री केसर सॉरी अंडाशय से जुड़ी होती है, अंडाशय से जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो होती है जिसको हम लोग बीजांड वृत्त के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बीजांड वृत्त के भी नाम से जानते हैं। तो ये बीजांड वृत्त जो होती है वो अंडाशय से जुड़ी होती है। यह जो इसकी जो आकृति होती है बीजांड की आकृति, ये अंडाकार होती है और प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 संरक्षक आवरण होते हैं,
प्रत्येक बीजांड में जो होते हैं, प्रत्येक बीजांड में एक या दो संरक्षक आवरण होते हैं, संरक्षक आवरण होते हैं, आवरण होते हैं। संरक्षक आवरण का मतलब हुआ बाबू कि ये जो अध्यावरण है, अंतः आवरण और बाह्य आवरण, यही को हम लोग संरक्षक आवरण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीजांड में कैसी रचना होती है। तो बीजांड में एक बीजांड वृत्त होता है जो अंडाशय से जुड़ा होता है, और बीजांड में दो संरक्षक आवरण होते हैं, और इन दोनों संरक्षक आवरण जो होते हैं वो बीजांड के चारों ओर से घिरे रहते हैं। उसके बाद ये जो घिरे रहते हैं संरक्षक आवरण, इसके जो एक भाग छूट जाता है, इसको हम लोग बीजांड वृत्त के नाम से जानते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला भाग निभाग कहलाता है बाबू, निभाग कहलाता है। ये बीजांड द्वार के ठीक ऊपर वाला, ये विपरीत वाला भाग निभाग के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग चैलाजा के भी नाम से जानते हैं। बीजांड जो कि बीजांड का आधारी भाग का जो होता है वो नेतृत्व करता है। अध्यावरण जो होती है एक कोशिका पुंज से जो होती है घिरी होती है। अध्यावरण जो होती है कोशिका पुंज से घिरी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। अध्यावरण एक कोशिका पुंज से घिरी होती है, जिसे हम बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के जो अंदर की जो संरचना है, ये बीजांड काय के अंदर जो होते हैं भ्रूणपोष होते हैं, उसके अंदर 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है एक परिपक्व भ्रूणपोष के अंदर, जो कि ऐसा यहां पे दिखाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि 8 केंद्रकीय का मतलब है 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी 3 जो होती है निभाग की तरफ और 3 जो होती है बीजांड मुख की तरफ, और 2 जो केंद्रक होती है वह बीच में होती है, यानी ध्रुवीय कोशिका इसको कहते हैं। ये ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करती है। तो ये 3 कोशिका अलग अलग है और ये 3 अलग है, 6 हो गया। और ये 2 केंद्रक मिलकर के एक कोशिका का निर्माण करती है, जिसको हम लोग ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से एक भ्रूणपोष में जो होते हैं 7 कोशिकीय संरचना होती है, जबकि 8 जो होती है केंद्रकीय संरचना होती है। अब हम लोग जानेंगे कि बीजांड के बाद ये बीजांड के अंदर ये जो आपके ये 8 जो केंद्रकीय संरचना होती है ये किस प्रकार से होती है, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बाबू। अब हम एक इस चीज को दोहरा रहे हैं, ध्यान देंगे इसको। एक स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या होता है बाबू, तो पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। एक स्त्री केसर में 3 संरचनाएं होती हैं। पहली जो संरचना होती है वर्तिकाग्र होती है, दूसरी जो होती है वर्तिका होती है, और तीसरी अंडाशय होती है। अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। इस बीजांड को हमने जूम करके यहां पे बना रखा है आपको। बीजांड का जो ऊपर वाला जो भाग है ये वाला भाग निभाग कहलाता है। उसके बगल वाला ये वाला भाग बीजांड काय कहलाता है। ये जो आवरण है इसको अध्यावरण कहते हैं, जो अंतःवरण और बाह्य आवरण के भी नाम से जाना जाता है। ये ऊपर जो 3 कोशिका दिखाई दे रही है इसको प्रतिव्यासाद कोशिका या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ये जो बीच में 2 कोशिका दिखाई देती है इसको द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। ये जो खाली जगह है, ये जो जगह है, ये जगह आपका भ्रूण कोश कहलाता है। ये नीचे की जो 3 कोशिकाएं होती है उसको अंड समुच्चय कोशिका कहते हैं। इसमें से 2 कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है किनारे किनारे, और बीच वाली जो ऊपर वाली जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। ये वाला जो भाग होता है जो बीच में खुला रहता है उसको हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड जिसके द्वारा, यानी ये बीजांड तो किसी न किसी के द्वारा ये अंडाशय से जुड़ा होगा ना, तो जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसको हम लोग बीजांड वृत्त के नाम से जानते हैं। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि इस बीजांड के अंदर ये जो कोशिका का निर्माण हुआ है इसको हम लोग गुरु बीजाणु के नाम से जानते हैं। और ये गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। अब हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि जब भी आपको
पुष्पीय पादप में अगर आपको लघु युग्मक की बात है तो इसका मतलब होता है वो नर भाग, और गुरु बीजाणु की बात है तो इसका मतलब होता है मादा भाग। याद रखेंगे, लघु युग्मक यानी नर युग्मक और गुरु बीजाणु यानी मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम आप लोगों को इस गुरु बीजाणु के जनन के बारे में बताना कि इसके अंदर ये 8 जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है, हम एक एक करके इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, यानी गुरु बीजाणु जनन कहते किसे हैं। अगर इसके बारे में जाने तो इसका हम एक परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया जो होती है गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो चलिए हम इसको नोट करते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब हम लोग को यह जानना होगा कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के से ये गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया किस प्रकार से होती है, हम इसी के बारे में अब हम जानेंगे। ध्यान देंगे इसको, एक एक चीज को बड़े सटीक से और बड़े आसानी से मैं एक एक चीज को जूम करके बड़े करके मैं आपको बता रहा हूं। ये अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड को मैंने बड़ा करके बीजांड के बारे में आपको बताया। इस बीजांड के अंदर ये जो गुरु बीजाणु है 6 और ये हो गया आपका 1 7, ये जो 7 जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु की संरचना कैसे होती है, गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब हम लोग इस चीज को ध्यान देंगे कि बीजांड के अंदर, एक बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। यानी एक बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है और ये रहता है। चलिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। अभी एक मैं ये चित्र ले रहा हूं, ये अंदर की जो संरचना है इसको जूम करके कर रहे हैं। यहां पे हम आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, ध्यान देंगे इस चीज को। ठीक है, ये एक मैं गुरु बीजाणु की आकृति बना लेता हूं। ये जो संरचना होता है ये जो है आपका बीजांड काय कहलाता है। बीजांड काय, ये जो मैंने आपको संरचना बना रखा है यहां पे आपको इंगित किया, देखिए बीजांड काय। इस बीजांड काय के अंदर यानी एक बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। ये जो होती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। ठीक है, एक बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है जो विभाजित होकर के 2 कोशिका बनाती है। जो विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है। 2 कोशिका बनाती है, ध्यान देंगे इसको। एक बीजांड के अंदर एक मातृ कोशिका होती है। यही मातृ कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिका का निर्माण करती है, जिस कोशिका को हम लोग प्राथमिक द्वितीय कोशिका, पहली जो कोशिका बनती है उसको प्राथमिक द्वितीय कोशिका
और दूसरे वाले को हम लोग प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका कहते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। एक बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु होते हैं और एक गुरु बीजाणु विभाजित होकर के दो कोशिका का निर्माण करते हैं। पहली जो कोशिका होती है वो प्राथमिक भीतीय कोशिका कहलाती है और दूसरी जो कोशिका होती है उसको प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के नाम से जानते हैं। चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है कैसे दो भाग में टूटती है। ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका थी वह विभाजित होकर के दो कोशिका का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, एक जो होती है प्राथमिक भीतीय कोशिका और एक जो होती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। चलिए मैं अब उसको खंडित करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे इसको। इस प्रकार से दो कोशिका का निर्माण होती है। एक जो होती है ये प्राथमिक भीतीय कोशिका होती है, प्राथमिक भीतीय कोशिका होती है और ये जो होती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है। बीजाणु जनन कोशिका होती है। यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यही दो भाग में विभाजित होती है। एक जो होती है प्राथमिक भीतीय कोशिका होती है और दूसरी जो होती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है। अब देखिए क्या होता है कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका यानी ये जो कोशिका है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वही विकसित होकर के गुरु बीजाणु जनन कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो है कोशिका विकसित होकर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, कार्य करने लगती है। यानी पहले जो एक बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है वह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका दो भाग में बढ़ती है, प्राथमिक भीतीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो विकसित होकर के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। इस गुरु बीजाणु जनन कोशिका में सघन जीव द्रव और एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। यानी ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन जो कोशिका है जो गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करती है इसमें सघन जीव द्रव और एक जो होते हैं सुस्पष्ट केंद्रक होते हैं। और यही जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यानी ये जो कोशिका है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिका का निर्माण करते हैं, चार कोशिका का निर्माण करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका चार भागों में टूटती है। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से उसको भी आपको बता रहे हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है ये आपका बीजांड का हो गया। ये आपको बीजांड का ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, आपको समझा रहे हैं। ये बीजांड का हो गया। ये जो मैं आपकी अभी जो संरचना जो बना रहा हूं वो बीजांड काय का संरचना है। और इस बीजांड काय के संरचना के अंदर जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है यानी जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो गुरु बीजाणु की भांति कार्य करने लगती है चार कोशिका का निर्माण करती है। 1 2 3
और 4। ये 4 जो होती है गुरु बीजाणु, ये गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कौन करती है बाबू? तो ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये प्राथमिक बीजाणु जनन जो कोशिका होती है विकसित होकर के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगते हैं। जब ये इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये कितनी कोशिका का निर्माण करती है? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। यानी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है बाबू? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, यानी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका मातृ कोशिका की तरह कार्य करती है, और मातृ कोशिका जो ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। अब देखिए 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। अब इसके द्वारा गुरु युग्मक जनन कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में आते भी हैं कि गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके बुक में भी क्वेश्चन ऐसे दिए रहे हैं कि गुरु बीजाणु जनन के सचित्र वर्णन करें। तो आप जहां से मैंने गुरु बीजाणु जनन के बारे में बता रहे हैं वहां पे गुरु बीजाणु जनन, और उसके नीचे से लेकर के यहां तक आपका गुरु बीजाणु जनन की क्या हो जाएगी? आकृति संरचना सहित वर्णन हो जाएगा। अब आपको बता रहे हैं कि गुरु बीजाणु युग्मक जो होते हैं इसका निर्माण कैसे होता है और ये कैसे बनते हैं, यानी गुरु युग्मक जनन के बारे में। अब ये 4 कोशिका जो गुरु बीजाणु बनी, इसके द्वारा कैसे एक गुरु युग्मक जनन होता है और उसके द्वारा कैसे एक मादा युग्मक का निर्माण होता है हम आपको बता रहे हैं। गुरु युग्मक जनन, गुरु युग्मक जनन, ध्यान देंगे बाबू इस चीज को। गुरु युग्मक जनन होता क्या है, पहले इस चीज को जानना जरूरी है। तो गुरु यानी गुरु बीजाणु, ये जो 4 गुरु बीजाणु बने हुए थे नीचे, आपको जैसे इसके पहले फोटो बनाए थे, इन चारों गुरु बीजाणु के बीजाणु से पूर्ण भ्रूण कोष बनने की सभी क्रियाएं जो होती हैं गुरु युग्मक जनन कहलाती है। यानी गुरु बीजाणु से पूर्ण भ्रूण कोष बनने तक की सभी क्रियाएं भ्रूण कोष गुरु युग्मक जनन कहलाती है। गुरु युग्मक जनन कहलाती है। ध्यान देंगे इसको। यानी गुरु बीजाणुओं से एक पूर्ण भ्रूण कोष बनने तक की जितनी भी क्रिया विधि होती है उसको गुरु युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि गुरु युग्मक जनन में क्या क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो ध्यान देंगे, अधिकांश पुष्पों में, अधिकांश जो पुष्प होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, अधिकांश पुष्पों में 4 गुरु बीजाणु होते हैं। कितने गुरु बीजाणु होते हैं? 4 गुरु बीजाणु होते हैं। यानी अधिकांश जितने भी पुष्प होते हैं उस पुष्पों में कितने गुरु बीजाणु होते हैं? 4 गुरु बीजाणु होते हैं। और इन 4 गुरु बीजाणु में केवल एक गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है, जबकि 3 अल्प विकसित होते हैं। इन 4 गुरु बीजाणु में, इन 4 गुरु बीजाणु में एक ही गुरु बीजाणु
कार्यशील होता है। कार्यशील का मतलब वही एक कार्य करता है, बाकी तीन अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। अब देखिए एक ही काम करता है, तीन जो होते हैं अल्प विकसित का मतलब वो विकास ज्यादा नहीं करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अब एक जो गुरु बीजाणु है, यानी हम कह सकते हैं कि एक पुष्प में एक ही कार्यशील गुरु बीजाणु होते हैं। अगर ऐसे बात करें कि एक जो पुष्प होते हैं उसमें गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक पुष्प में गुरु बीजाणुओं की संख्या 4 होती है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में एक गुरु बीजाणु जो होते हैं वह कार्यशील होते हैं, जबकि 3 जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, यानी वो आगे की तरफ चल करके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कार्यशील गुरु बीजाणुओं से, यानी जो एक कार्यशील गुरु बीजाणु है, तो कार्यशील गुरु बीजाणुओं से यानी कार्यशील गुरु बीजाणुओं से भ्रूण बनने की विधि को, कार्यशील गुरु बीजाणु से भ्रूण बनने की विधि को हम एक बीजाणु विकास कहते हैं। एक बीजाणु विकास कहते हैं। ध्यान देंगे, अधिकांश पुष्पों में 4 गुरु बीजाणु होते हैं। 4 गुरु बीजाणु में एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है, 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, जो आगे की तरफ चल करके नष्ट हो जाते हैं। एक जो कार्यशील गुरु बीजाणु है, उससे अगर भ्रूण बनने की जो विधि होती है उसको हम लोग एक बीजाणु विकास के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे बाबू कि कार्यशील गुरु बीजाणु जो होते हैं किस प्रकार, यानी एक जो कार्यशील गुरु बीजाणु किस प्रकार ये 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय भ्रूणपोष की संरचना करते हैं। हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि एक कार्यशील गुरु बीजाणु से कैसे 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष की संरचना होती है। तो ये जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है, तो क्रियाशील गुरु बीजाणु जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रकीय कोशिका का निर्माण करती है। 2 केंद्रकीय कोशिका का निर्माण करती है। ध्यान देंगे, यानी 4 गुरु बीजाणु, एक पुष्प में 4 गुरु बीजाणु होते हैं, जिसमें एक जो होते हैं कार्यशील होते हैं, 3 जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। एक जो कार्यशील होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जैसे हम आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहां ध्यान देंगे, ये एक मैंने बीजांडकाय की संरचना किया। देखिए, कोई चीज को समझने के लिए आपको चित्र के माध्यम से समझना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये चित्र बना रहा हूं। आपको भी सबसे पहले इस चीज को समझना होगा, तो आप एक चित्र बना करके इसको जरा आसानी से समझ सकते हो। सॉरी, अब मैं केवल गुरु बीजाणु के बारे में जान रहा हूं। तो गुरु बीजाणु ये भ्रूणकोश हो गया आपका। इस भ्रूणकोश के अंदर ये भ्रूणकोश हो गया, जो एक कार्यशील गुरु बीजाणु होते हैं। ये कार्यशील गुरु बीजाणु हो गए, और एक जो कार्यशील, उसमें से 3 तो नष्ट हो गए। एक कार्यशील
जो गुरु बीजाणु होते हैं इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो ये कितने कोशिका का निर्माण करते हैं? 2 केंद्रकीय कोशिका का निर्माण करते हैं। इन दोनों केंद्रकीय कोशिका जो होती है, ये दोनों केंद्रकीय कोशिका आगे की तरफ चल करके इनके अंदर रिक्तियां पाई जाती हैं। इन दोनों कोशिकाओं के मध्य एक बहुत बड़ी रिक्ति द्वारा ये दोनों जो होते हैं अलग होते हैं, और अलग होते हैं तो दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, इस प्रकार से चले जाते हैं जैसा कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया। ये जो होते हैं, एक जो होता है निभाग की तरफ चला जाता है बाबू, ये बीजांड का सबसे ये ऊपर वाला है, ऊपर चला जाता है। एक जो होता है नीचे, यानी ये जो आता है आपका बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है, बीजांड द्वार की तरफ। यानी जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका बन जाती हैं। 2 कोशिका में एक कोशिका जो होती है वह ऊपर की दिशा में यानी निभाग की तरफ, और एक जो होती है बीजांड द्वार की तरफ चली आती है। फिर इन दोनों कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। फिर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो होते हैं ये जो है 4 कोशिका का निर्माण कर लेती है। कितनी कोशिका का निर्माण कर लेती है? 4। यानी ऊपर वाला निभाग वाला साइड में भी एक, और एक जो होती है बीजांड द्वार वाले साइड में, दोनों तरफ 2-2 कोशिकाएं अब हो जाती हैं। इस प्रकार की संरचना मिलती है। यानी जो ये 2 कोशिका यानी जो कार्यशील गुरु बीजाणु होते हैं तो ये 2 भाग में बढ़ गए। ये 2 गुरु बीजाणु जो कि समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ते हैं, फिर पुनः इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो ये कितने में बढ़ गए? 4। फिर इन चारों में, यानी इन चारों में पुनः समसूत्री विभाजन होता है। यानी इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इस प्रकार से ये 8 कोशिकीय संरचना बनाते हैं, 8 केंद्रकीय संरचना बनाते हैं, 8 केंद्रकीय कोशिका बनाते हैं। 3, 4 इधर और 4 निभाग की तरफ, 4 केंद्रकीय कोशिका का भ्रूण कोश का निर्माण कर लेते हैं। यानी हम इसको लिखें तो क्रियाशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रीय कोशिका का निर्माण होती है। ये 2 केंद्रीय कोशिका, ये 2 केंद्रीय कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश बनाते हैं। 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश बनाते हैं, भ्रूण कोश बनाते हैं। यानी 2 केंद्रकीय कोशिका में जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 जो होते हैं केंद्रकीय एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इन चारों में पुनः समसूत्री विभाजन होता है, पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब ध्यान देंगे इस चीज को। एक पुष्प के अंदर, मैं थोड़ा सा बैक से चल रहा हूं, आपको इसको समझा रहा हूं। एक पुष्प के अंदर 4 गुरु बीजाणु होते हैं। 4 गुरु बीजाणु में एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है, जबकि 3 जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, जो आगे की तरफ चल करके नष्ट हो जाते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रकीय कोशिका का निर्माण होता है इस प्रकार से, और इन 2 केंद्रकीय कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश बनता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये पहले समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रकीय कोशिका में बटी, जिसमें एक जो होता है निभाग की तरफ और एक जो होता है बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है। इन दोनों में
पुनः समसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये 4 भ्रूणपोष में 2 जो होते हैं निभाग की तरफ और 2 जो होते हैं बीजांड वृत्त की तरफ। ये हो गया निभाग की तरफ और ये हो गया आपका बीजांड वृत्त की तरफ। पुनः इन चारों में समसूत्री विभाजन होता है जिससे 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिसमें 4 जो होते हैं वो आपके निभाग की तरफ और 4 जो होते हैं वो बीजांड द्वार की तरफ मौजूद होते हैं। अब देखिए आगे की तरफ क्या होता है। इन चारों तरफ में जो 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है, अब इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है। यानी 8 केंद्रकीय जब भ्रूणपोष के निर्माण हो जाते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। आइए बताते हैं कैसे। आठ केंद्रकीय भ्रूणपोष के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी जब 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष बन जाते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है। अब कोशिका में जो होते हैं 4, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 4 जो कोशिका होती है वो निभाग की तरफ होती है और 4 जो होती है वो आपकी किस तरफ होती है, बीजांड द्वार की तरफ मौजूद होती है। तो 4 निभाग वाले में, यानी 4 निभाग वाले छोर पर मौजूद कोशिका में से एक कोशिका खिसक कर ध्रुव कोशिका बनाती है। क्या बनाती है बाबू? ध्रुव कोशिका या ध्रुव केंद्रक बनाती है। ध्रुव केंद्रक बनाती है। अब ध्यान दें, ध्रुव केंद्रक बनाती है। पुनः चार बीजांड द्वार वाले कोशिका, बीजांड द्वार वाले कोशिका में से एक कोशिका निकलकर, एक कोशिका खिसक कर ध्रुव केंद्रक बनाता है। ध्रुव केंद्रक बनाता है। ध्यान देंगे किस प्रकार से। ये 4 हो गए आपके निभाग वाले साइड के और ये हो गए आपके बीजांड वृत्त वाले साइड के कोशिका। इसमें से जो होते हैं निभाग वाले साइड के, ये है आपका निभाग और ये आपका है बीजांड द्वार। इसमें से 3 कोशिका यहां बच जाती है। एक कोशिका जो होती है वो यहां पे ध्रुव केंद्रक बनाती है। उसी तरह से बीजांड द्वार की तरफ भी जो 3 कोशिका जो होती है वो आपकी रह जाती है और एक कोशिका यहां पे चली जाती है, ध्रुव केंद्रक का निर्माण करती है। तो ये जो 3 केंद्रक जो निभाग के साइड में है, ये 3 कोशिका जो होती है प्रतिव्यसांत कोशिका बनाती है। कौन कोशिका बनाती है? प्रतिव्यसांत कोशिका बनाती है। ये जो 4 निभाग साइड में थे, एक जो हो गई ये ध्रुव केंद्रक में आ गए, तो ये जो 3 बचे इसको प्रतिव्यसांत कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसको कहीं कहीं पे प्रतिमुख कोशिका के भी नाम से जानते हैं। ये जो 2 बचे, एक इसमें से है और एक इसमें से है, तो ये जो 2 केंद्रकीय जो है इसको द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहा जाता है। यानी ये 2 केंद्रक मिलकर के एक कोशिका का निर्माण करते हैं।
इसमें से जो ये तीन जो है ये अंड समुच्चय कहलाते हैं, अंड समुच्चय कहलाते हैं। यानी ये आपको जो ये अंदर की जो संरचना देख रहे हैं 8 की, वो इस प्रकार से आपका बनता है। तो ये जो तीन जो अंड समुच्चय बनाते हैं, इसमें से दो जो ये कोशिका है जो किनारे किनारे की ये जो दो कोशिका है, इसको सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सहायक कोशिका। और एक जो यहां पे बचा, यही जो है आपका अंड कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है? अंड कोशिका। अंड कोशिका को ही हम लोग मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से एक पुष्प के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो ये अंड कोशिका है वो जो है आगे की तरफ विकसित होकर के, यही जो है अंड कोशिका आगे की तरफ विकसित होकर के भ्रूण बनाती है, और भ्रूण जो होते हैं विकसित होकर के बीज के रूप में अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये परिपक्व भ्रूणपोष है, एक परिपक्व भ्रूण जो कोष है, ये परिपक्व भ्रूणपोष की अवस्था क्या होती है? तो एक परिपक्व भ्रूणपोष की में 8 केंद्रकीय, यानी एक परिपक्व भ्रूणपोष में जो होते हैं वह आपके 8 केंद्रकीय संरचना पाई जाती है, जबकि 7 कोशिकीय अवस्था होती है। यानी एक परिपक्व भ्रूणपोष के अंदर 8 केंद्रकीय, ये 3 इधर और 3 इधर और 2 इधर, क्योंकि ये 2 केंद्रक मिलकर के एक कोशिका बनाती है, जिसको द्वितीयक केंद्रक कोशिका बोलते हैं। सॉरी, द्वितीयक केंद्रक कोशिका बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी एक परिपक्व भ्रूणपोष में 7 कोशिकीय अवस्था होती है और 8 केंद्रकीय अवस्था होती है। और कोशिकीय अवस्था की बात करेंगे तो ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि एक परिपक्व भ्रूणपोष में कितनी कोशिकीय अवस्था होती है, तो आंसर होगा 7। अगर यही पूछेगा कि एक परिपक्व भ्रूणपोष में कितनी केंद्रकीय अवस्था होती है, तो आप उसका आंसर दोगे 8। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक परिपक्व भ्रूणपोष में ये जो अलग अलग जो भाग है, ये एक परिपक्व भ्रूणपोष के 3 भाग हम कह सकते हैं। एक जो भाग है वो प्रतिव्यसांत है। अब हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। सामान्यतः जो होते हैं, सामान्यतः एक बीजांड के अंदर एक भ्रूणपोष होता है, एक भ्रूणपोष होता है। ध्यान देंगे इस चीज को, एक बीजांड के अंदर एक भ्रूणपोष होता है। अब इस चीज को समझिए, एक स्त्री केसर में कई सारे अंडाशय होते हैं और एक अंडाशय के अंदर जो होते हैं, एक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। एक अंडाशय में बहुत सारे बीजांड होते हैं और एक बीजांड में यानी एक जो ये भाग है इसके अंदर एक भ्रूणपोष होता है, जो कि इस प्रकार के बीजांड को हमने जूम करके ये जो बीच वाली जिसमें 8 जो छोटी छोटी रचना देखे हैं, ये जो एक भ्रूणपोष का निर्माण होता है सामान्यतः पौधे में, जो कि पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए ये 3 प्रकार की संरचना विकसित करते हैं। यानी पूर्ण रूप से विकसित रूप में, पूर्ण रूप से विकसित होने पर भ्रूणपोष की 3 पूर्ण रूप से विकसित होने पर भ्रूणपोष की जो होती है संरचना जो होती है वो 3 संरचना होती है, 3 संरचना होती है। पहली जो होती है वो प्रतिव्यसांत, जो निभाग की साइड में होती है, प्रतिव्यसांत कोशिका। दूसरी जो होती है, जो उसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, वो द्वितीयक केंद्रक, इसको केंद्रकीय कोशिका कहते हैं, केंद्रकीय कोशिका। और तीसरी जो होती है अंड समुच्चय कोशिका, अंड समुच्चय कोशिका। यानी एक भ्रूणपोष में 3 संरचना होती है, एक होती है प्रतिव्यसांत कोशिका, एक जो होती है केंद्रकीय कोशिका और एक होती है अंड समुच्चय कोशिका। प्रतिव्यसांत कोशिका में 3 कोशिका होती है,
इसमें जो होती है एक कोशिका होती है और इसमें जो होती है आपकी 3 कोशिका होती है। इसमें से 2 कोशिका को ये और ये 2 कोशिका को सहायक कोशिका बोलते हैं और एक कोशिका को अंड कोशिका बोलते हैं। और इसमें जो होती है 2 केंद्रक वाली एक कोशिका का निर्माण होती है, इसलिए इसको द्वितीयक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। अब हमने आपको बता दिया कि ये जो अंड कोशिका होती है इसी को मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। तो ये अंड युग्मक जो कोशिका बनी, अंड युग्मक जो बनता है ये कैसे निषेचित होता है, हम आपको ये बात बताते हैं। इस चीज को समझेंगे ध्यान से, कैसे एक अंड युग्मक एक मादा युग्मक नर युग्मक से संलयित कैसे होता है, फ्यूज कैसे करता है और कैसे भ्रूण का निर्माण होता है। चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ध्यान देंगे बाबा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जो नर युग्मक होते हैं पुष्प के, उसमें कितने नर युग्मक होते हैं? एक पुष्प में एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। इन दोनों नर युग्मक, ध्यान देंगे, हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं। मैंने आपको परागकण की संरचना के बारे में बताया था कि परागकण में जो होती है 2 संरचनाएं होती है, एक होता है बाह्यचोल और एक होता है अंतःचोल। बाह्यचोल में स्पोर्स होते हैं जिसको हम लोग जनन छिद्र बोलते हैं, वह जो होती है क्या चीज का निर्माण करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है। ध्यान देंगे इस चीज को, जैसे हम एक ये आकृति बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुष्प के जो ये परागकण है, इस परागकण की जो संरचना होती है, मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको बताया, इस प्रकार से होती है। इसके बीच बीच में जनन छिद्र होते हैं जिसको स्पोर्स बोलते हैं। ये बाह्यचोल होता है जिसको मैंने आपको बताया कि बाह्यचोल जो होता है एक उच्च प्रतिरोधक से बना होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। इसके अंदर जो होती है 2 कोशिका होती है। एक जो होती है आपकी कोशिका को हम लोग बोलते हैं, उस कोशिका का नाम है वर्धी केंद्रक कोशिका और दूसरी जो होती है वो जनन केंद्रक होती है। जनन केंद्रक जो कोशिका होती है वह विकसित होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। ये 2 नर युग्मक, जैसे ये प्रस्फुटन जब होता है, परागकोश का प्रस्फुटन, इसमें से जो परागकण बाहर निकलते हैं ऐसे, तो ये जो आते हैं, तो इसमें आने के बाद जो ये 2 नर युग्मक है वह इसी बीजांड मुख द्वारा यानी बीजांड द्वार द्वारा इसके अंदर प्रवेश करते हैं। बीजांड द्वार द्वारा जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ पे जो एक परिपक्व भ्रूण कोश होता है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये जो होती है प्रतिव्यासांत, ये होती है आपका अंड समुच्चय और ये होता है द्वितीय केंद्र। तो ये आपकी जो कोशिका है ये जब अंदर प्रवेश करती है, इसके द्वारा भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। कौन? नर युग्मक। तो नर युग्मक में 2 नर युग्मक होते हैं एक परागकण के अंदर। तो एक जो होता है वह ये अंड समुच्चय से संलयित हो जाता है और एक जो होता है ये द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। तो ये जो द्वितीय केंद्रक से जो संलयित होता है, ये जो होता है ये विकसित होकर के प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है।
प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बनाता है। ध्यान देंगे, दो नर युग्मक है, एक नर युग्मक जो होता है द्वितीयक केंद्रक से, ये जो पहले से द्वितीयक केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर के प्राथमिक भ्रूण कोष का निर्माण करता है। और जो एक नर युग्मक होता है, यानी एक पराक्रम में दो नर युग्मक होते हैं, तो एक जो होता है आपका द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर के प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बनाता है, और दूसरा जो होता है ये अंड कोशिका से, ये सहायक कोशिका से नहीं, अंड कोशिका से संलयित होकर के भ्रूण का निर्माण करती है। अब देखिए, आपको ये पूछता है कि ये जो अवस्था होती है, ये जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक जो होता है वो 3N के रूप में होता है। 3N के रूप में क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो केंद्रक पहले से है और एक केंद्रक कोशिका और मिली, तो ये 3N हो गया, और एक जो भ्रूण जो होता है वो 2N के रूप में होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मिलने की जो प्रक्रिया है, मान लीजिए यहाँ पे पराग कोष है, पराग कोष में परागकण है और ये आपकी वर्तिका है, तो पराग कोष से वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया किस प्रकार से होती है, यानी परागन किसे कहते हैं, यानी परागन क्या है, तो हम लोग एक परिभाषा के रूप में जान लें कि पराग कोष का परागकण का पराग कोष से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागन के नाम से जानते हैं। अब हम कल आपको बताएंगे कि परागन में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये अगले क्लास में आपको बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं एक एक करके सभी बायोलॉजी के चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, और कहीं भी दिक्कत आए तो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, कॉल करें या ईमेल करें। धन्यवाद।